नमस्कार दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस और जो उनके विचार आ रहे हैं उनके लिए मैं ये फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आया था कि एक पेशेंट है जिनके 3-4 अबॉर्शन हो चुके हैं और उसके बाद अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है इस पेशेंट के लिए, यदि 3-4 अबॉर्शन हो रखे हैं तो वो फर्टाइल है। और अबॉर्शन कितने दिन में हुए हैं, फीटल हार्ट आया कि नहीं, कि फीटल हार्ट आके बंद हो गया, बच्चे का धड़कन आके बंद हो गया, कितने दिन की प्रेगनेंसी, वो सब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। और यदि दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कोई भी टेस्ट कराने के पहले एक HSG जरूर करवा लीजिए। अधिकतर ट्यूब में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप और आपके हस्बैंड दोनों फर्टाइल हो और आपने प्रेगनेंसी क्रिएट करी है तो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ओव्यूलेशन इंडक्शन या IUI करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा है, उसमें डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, तो क्या दूसरे बच्चे में भी वह खतरा हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने एक पहला बच्चा यदि डाउन सिंड्रोम से हो गया करके पहले आप देखेंगे एक वीडियो डाला है। तो डाउन सिंड्रोम 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप डाउन सिंड्रोम को देखोगे तो जो बच्चे होते हैं उस बच्चे में 47 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मली अपने पास में 46 क्रोमोसोम के जीन के पैकेट होते हैं। इनको मैं जीन का पैकेट इसलिए बोलता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ये क्रोमोसोम है। 23 अपने मदर से मिलते हैं, 23 अपने को अपने फादर से मिलते हैं। ये करके हम 46 के बनते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21वां नंबर का रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है। तो ऐसा करेंगे तो इसका टोटल जो है दैट इज 47। 47 में जो डाउन सिंड्रोम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्राइसोमी, मतलब 321 लेके पैदा हुए, इनका रिकरेंस कम होता है, मतलब दोबारा होने का चांस कम रहता है। एक दूसरा होता है जिसमें कोई एक 21 किसी दूसरे पैकेट में पिगी बैक हो जाता है, मतलब जैसे 14 में वो 21 जुड़ गया तो एक 21 इधर, एक 21 मदर से मिला, एक 21 फादर से मिला, कुल मिला के फिर इसके पास में 21 के 3 हो गए। तो दिखने में तो ये 46 दिखेगा, पर टोटल यदि आप क्रोमोसोम वाइज देखोगे तो ये 47 होगा। इसको रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये अधिकतर किसी एक पेरेंट से आता है पिगी बैक होके, या तो मदर से या फादर से। इसमें रिकरेंस होने का चांस रहता है। तो रिकरेंस वाला है कि नॉन रिकरेंस वाला है वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो लिविंग चाइल्ड है डाउन सिंड्रोम का, उसका यदि कैरियोटाइप नहीं हुआ तो उसको कैरियोटाइप करके ये देख लेते हैं कि वो 46 वाला डाउन सिंड्रोम है कि 47 वाला है। यदि 47 वाला है तो वो उम्र के हिसाब से उसमें डिसाइड होता है। ऐसे केसेस यदि प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको प्रेगनेंसी के शुरुआत में यदि ये वाला है, एक एंटी स्कैन कराना चाहिए, डबल मार्कर कराना चाहिए 12 हफ्ते में। इसमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि इसमें डाउन सिंड्रोम होगा कि नहीं। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से पूछिए, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो NIPT कराइए, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ज़रूरत पड़े तो आप CVS या एमनियो करा सकते हो। ये आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट देते हैं, स्पेशली एमनियो आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट देता है। यदि रिकरेंस वाला है तो रिकरेंस वाले के लिए जो पेरेंट है हस्बैंड वाइफ, उनका कैरियोटाइप होना चाहिए, फादर और मदर का। इसमें यदि कोई पिगी बैक वाला क्रोमोसोम लेके बैठा है, मतलब रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन लेके बैठा है, तो रिकरेंस की चांस ज़्यादा रहते हैं। उसमें ये चीज़ एमनियो करके या CVS करके पहले पता कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो दोबारा फिर से डाउन होगा, पर डाउन सिंड्रोम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिसको आप इजीली पहले ट्राइमेस्टर में पहले 12 हफ्ते के भीतर आप जांच करके बता सकते हो। हमने IVF कराया था, हमें डॉक्टर ने कहा कि आपके एम्ब्रियोस इम्प्लांट नहीं हो पाए, जबकि हमारे अंडे और सीमेन की क्वालिटी अच्छी थी। देखिए, जो IVF होता है, IVF एक फसल है। तो जो क्रॉप होती है उसमें सीड और सॉइल और जो खेती करता है, जो कल्टीवेशन है, जो डॉक्टर है, जो लैब है, उनकी बहुत बहुमूल्य भूमिका रहती है। और नॉर्मली हम जो काम करते हैं उसमें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र जब हम करते हैं कहीं पर भी किसी भी लैब में,
तो नॉर्मली वहाँ पर प्रैक्टिकली उस लैब की कंडीशन अच्छी है तभी ब्लास्टोसिस्ट बना। अब अच्छा ब्लास्टोसिस्ट भी कई बार प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उसके दो रीज़न होते हैं। अच्छा ब्लास्टोसिस्ट जरूरी नहीं कि जेनेटिकली वो कॉम्पिटेबल हो, अच्छा हो। मतलब मैं दो चीज़ बोलता हूँ, एक बोलता हूँ जीन के पैकेट जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, और इस पैकेट के भीतर यदि आप पैकेट को बड़ा करोगे, जूम करोगे, तो इस पैकेट के भीतर भी कुछ कुछ डिफेक्ट होते हैं। इसको सब माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं हम कैरियोटाइप में। इनकी जांच करना थोड़ी कठिन होती है। ये जेनेटिक भी हो सकते हैं और मल्टीपल जीन की हो सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं कभी वीडियो में बताऊंगा। पर ऐसे केसेस में यदि अच्छा ब्लास्टोसिस्ट बने, मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास इसके बाद भी नहीं बैठा, तो इसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिसके कारण नहीं बैठता। एक दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है जहाँ पर हम इसको बिठाते हैं, ये मैंने एक वीडियो में डाला है, कई बार इसका और इसका कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो पाती। ऐसा भी हो सकता है, जो किसी भी सेंटर में हो सकता है कि हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया और ये फ्लश आउट हुआ। ये चांसेस बहुत कम है क्योंकि आजकल हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे ब्लास्टोसिस्ट का और भ्रूण का नहीं बैठने का एक रीज़न इसमें जेनेटिक डिफेक्ट होना होता है, जो कि माइक्रोस्कोप में हमको जनरली नहीं दिखता। मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे पॉलिप है, तो क्या ये पॉलिप मेरे बच्चे ना होने का कारण है? पॉलिप का मतलब होता है कि जो बच्चेदानी है, उस बच्चेदानी की जो लाइनिंग है उसके भीतर में एक दाना, इसको आप ट्यूमर भी बोल सकते हो, एक छोटा मटर के दाने जैसा पॉलिप बोलते हैं। और ये पॉलिप कई बार डंठल लेके रहता है या फिर कई बार ऐसा चिपका हुआ रहता है। ये एक कॉपर्टी जैसा काम करता है। मतलब यहाँ पर यदि आप भ्रूण बिठाओगे भी या नेचुरल भी बैठेगा तो भी ये कई बार इसको कॉपर्टी जैसा हरकत होती है, मतलब ये इसको बैठने नहीं देता। तब हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और हमको अल्ट्रासाउंड में पॉलिप दिखता है, तो इसलिए इसका हिस्ट्रोस्कोपी होना चाहिए। पहले हिस्ट्रोस्कोपी से पॉलिप रिमूव हो, फिर यदि वो नेचुरली ट्राई करना चाहें तो कुछ महीने नेचुरली ट्राई करें। यदि नहीं होता है तो फिर इन्वेस्टिगेट करें कि इसकी ट्यूब खुली है कि नहीं खुली, हस्बैंड की जांच करें, तब जाके ये आगे बढ़ सकता है। बट पॉलिप एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी नहीं होने का। क्या पीसीओडी के केसेस में आईवीएफ जरूरी है? पीसीओडी के केसेस में यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मेरा ये कहना है कि पीसीओडी के केसेस में डायरेक्ट एकदम से आईवीएफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से यदि वेट रिड्यूस नहीं भी हो रहा है तो भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है और उसमें पीसीओ के जो एबनॉर्मल हार्मोन्स होते हैं वो घटते हैं, मेल हार्मोन घटते हैं। तो जो पहला है दैट इज़ लाइफस्टाइल। आपको कार्ब्स और प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और यदि वेट रिड्यूस होता है तो बहुत सारे बार तो अपने आप ही प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर भी यदि नहीं होती है तो ओवुलेशन इंडक्शन कर सकते हैं सिंपल टैबलेट से। उससे भी नहीं होती है तो फिर ओवेरियन ड्रिलिंग या लेप्रोस्कोपी करते हैं। उससे भी यदि नहीं होती है तब हम गोनाडोट्रोपिन यूज़ करके आईवीएफ करते हैं। पर मेरा जो पर्सनल मेरे पास जो केसेस आते हैं वो अधिकतर ऐसी कंडीशन में आते हैं कि अधिकतर ये ले रखे होते हैं, तो मैं वो थोड़ा एग्रेसिव होता हूँ। मैं एक ट्रांसवेजाइनल oocyte एस्पिरेशन या फॉलिकल एस्पिरेशन को ज़्यादा मानता हूँ। उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो यदि घटे तो पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो मेल हार्मोन का लोड है वो घटता है। उससे बहुत सारे बार या तो उसी साइकिल में प्रेग्नेंट हो या नेचुरल साइकिल की प्रेगनेंसी बढ़ जाती है। इसलिए आप देखोगे पॉलीसिस्टिक ओवरी में यदि आईवीएफ फेल भी होता है तो उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे हस्बैंड थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, तो क्या हम जो बच्चा प्लान करेंगे वह भी थैलेसीमिया से होगा? हस्बैंड थैलेसीमिया से ग्रसित यदि हैं और ये थैलेसीमिया मेजर है तो वो बड़ा अनकॉमन है। पर आजकल दवाई लेके और ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेके लड़के जो है वो थैलेसीमिया मेजर वाले भी मैरिज स्टेट में आराम से पहुंचते हैं। और यदि मैरिज करते हैं तो जो फीमेल है यदि वो कैरियर नहीं है, मतलब उसके दोनों बीटा ग्लोबिन जीन अच्छे हैं, और जो हस्बैंड है उसके यदि बीटा ग्लोबिन जीन दोनों खराब हैं तो इनमें कॉम्बिनेशन होता है। तो अधिकतर ऐसा होगा कि एक अच्छा रहेगा एक खराब रहेगा।
तो ये कैरियर कहलाते हैं। कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये बच्चे हो सकते हैं, पर यदि हस्बैंड थैलेसीमिया मेजर है यदि, तो बच्चे कैरियर ही होंगे। पर यदि हस्बैंड थैलेसीमिया केवल कैरियर है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप और हस्बैंड दोनों यदि कैरियर हैं तो आपको एक चांस है थैलेसीमिया मेजर बच्चे होने का। तो ये कपल यदि दोनों हस्बैंड वाइफ कैरियर हैं यदि थैलेसीमिया के, ये यदि बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो इनको जरूर प्रेगनेंसी की शुरुआत में एक CVS करा लेना चाहिए कि ये बच्चा कहीं मेजर तो नहीं है, क्योंकि मेजर होने का चांस 1/4 है। कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और कैरियर भी हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको CVS कर लें। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, टीबी कैन बी अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी? टीबी Tuberculosis is one of the very important cause of infertility in India. It might affect fallopian tube, it might affect endometrium. Most of the time it affects fallopian tube. और वो fallopian tube कई बार हमको खुली दिखती है, उसको lead pipe rigidity बोलते हैं। इसलिए मैं हमेशा HSG देखता हूँ। कई बार हम जब खुले ट्यूब में भी लेप्रोस्कोपी करते हैं और हमको ट्यूब ठीक मिलती है, तब हम अंदाज से AKT देते हैं, और ये देना सबको ही देते हैं, और इससे कई बार प्रेगनेंसी का इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। जरूरी नहीं कि AKT देने के लिए हम सिद्ध करें कि इसको टीबी हुई है, तो ये टीबी का इलाज नहीं है। AKT में 3 जो ड्रग होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल हैं, वो कई बार दूसरे इन्फेक्शन को भी ठीक करते हैं, कई बार उससे ट्यूब ठीक भी हो जाती है। मेरे ख्याल से ये एपिसोड मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आगे आपको फिर जो मेरे कमेंट्स आएंगे उसको ज़रूर देखूँगा, और आपको ये कैसा लग रहा है इसका ज़रूर फीडबैक दीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।